बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काला टीका जरूर लगाना चाहिए और कल देश के लिए बहुत बड़ी बात, बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक। कई 100 वर्षों के बाद ऐसी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं और जब साइंस में उपलब्धि हासिल हो मुल्क को तो ये निश्चित तौर से बहुत बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 3 का। और अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि ऑर्बिटर क्या होता है। हाँ जी, लैंडर क्या क्या काम करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। क्या काम करते हैं? मैं अभी सेल्स में हूँ। सेल्स में है? कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। लैंडर जानते हैं? हाँ, अब तो सब बच्चा बच्चा जान रहा है ना। ऑर्बिटर जानता है, लैंडर जानता है, लैंडर में रोवर को जानता है। रूस जैसे का चंद्रयान फेल हो हाँ गया। हाँ जी, इंडिया का पास हो गया, रूस जैसे विकसित देश का फेल हो गया। हाँ जी, फैल हो गया, रफैल हो गया। सब जानते हैं आजकल कि ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी हो। मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट होना चाहिए आपके पास, साइंटिफिक सोच हमारी जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुल्क में चर्चा है और अच्छी चर्चा है और सुखद चर्चा है। मैं उस चर्चा का हिस्सा बनूंगा, ये मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक है। मैं कल शो करने नहीं आया, शनिवार को भी नहीं आया, छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में था। सफर करना पड़ता है, जाना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि अगर जाऊंगा नहीं, मुल्क को देखूंगा नहीं तो बोल नहीं पाऊंगा आपसे। इसलिए मैं आज एक दो बातें जरूर कहूंगा। जगदलपुर में मैंने लोगों से कहा, उनकी एक दो चीजें हैं जिनको मैं यहां पर रेफरेंस के तौर पे रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन हो, ट्रेन से नहीं जुड़ा है, बोले 150 किलोमीटर का फासला रह गया है, अगर वो ट्रेन से जुड़ जाए बस्तर तो क्या उपलब्धि हो, क्या अच्छी बातें हो। जो हमारे पास रॉ प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में जाए, दुनिया से आए। वो बच्चे जो 6 घंटे का सफर तय करते हैं रोड से या 7 घंटे का, वो रोड का फासला कम हो। वो जो अस्पताल रेफर कर दिए जाते हैं वो वक्त पे अस्पताल पहुंचे। ये बस्तर की समस्याएं हैं। जगदलपुर में मैं था, दंतेवाड़ा जाना हुआ, देखा, दर्शन किया दंतेश्वरी देवी का। ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको मैंने कहा कि मैं शो में रखूंगा और जब मैं फुल फ्लेज यहां आपके पास आऊंगा तो बात करूंगा। स्वास्थ्य जरूर नहीं अच्छा था, है भी नहीं, लेकिन मैं आपके बीच में उपलब्ध हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। और यह बात सच है कि जब बात इतनी उपलब्धियों की हो तो मुंह मीठा जरूर होना चाहिए। और आपने कहा कि अब तो मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि रोवर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है ना जी? तो रेवड़ियां खाइए, खाइए। नहीं, रेवड़ियां नहीं बांट रहे, ये मुझे मिला है और मैं चाहूंगा सबको बांटिए, आप सबको बांटिए, मुंह मीठा करिए। मेरे लिए कोई लेके आया था, मैं चाहता हूं कि सबको बांटा जाए। आज तो आपका कलाम भी सुनेंगे हम। कोई चीज है आपके पास? बहुत सौदा है इनके पास, तो बहुत सौदा है। सौदा ही तो सबके पास है। प्याज जो है 25 में है। सरकार ने कहा है कि हम एजेंसियों के मार्फत प्याज को खरीद रहे हैं और वहां बेच रहे हैं और 25 रुपए का रहेगा, क्योंकि जो टैक्स था वो 40% तक लगा दिया गया, आयात शुल्क। तो लगा कि किसानों के महंगा हो जाएगा। लेकिन प्याज की भी बात है, टमाटर की भी बात है, लेकिन सौदा आपके पास है असली। तो सुनाइए, कुछ जल्दी सुनाइए तो फिर मैं बात करूं जी। आज तो 4 पंक्ति देश के लिए लाया हूँ। 4 पंक्ति देश के लिए लाए हैं। वाह, क्या बात है जनाबे आली। देश की मिट्टी, देश का झंडा, हिस्सा हमारी जान का। वाह, देश की मिट्टी, देश का झंडा, हिस्सा हमारी जान का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम हमारी शान का। क्या बात है जनाबे आली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम हमारी शान का, मुल्क से मेरे गद्दारी जो करते हो ए गद्दारो, बाग भी बागा कर न सकोगे मेरे हिंदुस्तान। बाल भी बाका कर न सकोगे मेरे। तुम मायूस मत हो। एक शायर को देखते हुए दूसरा शायर सोचता कि पता नहीं कि मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। मैं उनका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, तुरंत आपके पास आता हूं, आपकी नज़्म भी सुनूंगा और आज का जो मुद्दा है उसको भी सामने रखूंगा। जो हमारे साथ मौजूद है
डॉक्टर अजय उपाध्याय, छत्तीसगढ़ का ही मैं जिक्र कर रहा था, मैं आया कल ही लौटा, वही उसी जगह ये स्थित है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक मित्र ने कहा कि आपके सबसे फेवरेट एंकर आज छत्तीसगढ़ में पिकेट उसमें बेबीलोन इन में घुसते हुए पाए गए। घुसते हुए पाए गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए झारखंड से आते हैं, एक छत्तीसगढ़ से आते हैं, एक झारखंड से आते हैं, बहुत बहुत बिल्कुल बॉर्डर है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुझे लगता है कि जो हाशिए के मुद्दे हैं, मुझसे किसी ने पूछा बस्तर में, इंटेलेक्चुअल पर्सन ने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों नहीं दिखता, मैं से मेरा मतलब है कि मेरे मुद्दे क्यों नहीं दिखते। तो मैंने कहा कि सीमा हैदर जब हट जाएंगी उसी दिन आप आ जाएंगे। अभी सीमा हैदर नहीं हट पा रही, तो जब जैसे ही हटेंगी आप आ जाएंगे। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, केजरीवाल जी भी छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, मेरी मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज के, सैयद जब्बाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैयद जब्बाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल उपाध्याय जी कुछ देर में आएंगे। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पैनल पे हैं, बहुत जल्दी से नज़्म सुनाइए, आगे बात बढ़ू जी। नींद नहीं आती मुझे, ख्वाब कैसे देखूं। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ बस। नींद नहीं आती मुझे, ख्वाब कैसे देखूं। नींद नहीं आती मुझे, ख्वाब कैसे देखूं। पैसे नहीं है मेरे पास आगरे जाने के, ताजमहल कैसे देखूं। पैसे नहीं है मेरे पास, आगरे जाने के ताजमहल कैसे देखूं। टूट कर बिखर गया है शीशा जमी पर। टूट कर बिखर गया है शीशा जमी पर। टूट कर बिखर गया है शीशा जमी पर। अपने चांद जैसे मुखड़े को आईने में कैसे देखूं। अपने चांद जैसे मुखड़े को आईने में कैसे देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शायर ऐसा ही होता है, उसका कलाम उससे भी कहीं कई मर्तबा कहीं दूर आगे होता है, और शायरों को देख के शायरों का मूड बन जाता है। लेकिन मैं इससे पहले आगे बढ़ रहा हूं। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा वो मैं सामने रखता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि आप से मतलब है आप सारे लोग मेरे प्रोग्राम के बीच में रहते हैं, लिहाजा आपके मुद्दे जरूर आते रहे। आप चाहे झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी आए हो, आपकी बात जरूर रखी जानी चाहिए। आज मैं लोगों से बात नहीं कर पाया। आप कहां से आना हुआ आपका? मैं यहीं से हूं। दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्चना। अच्छा जी, कुछ कहना चाहती हैं? किस बारे में? किसी बारे में आपको लगता हो देश के किसी बारे में, किसी चीज पे बोलना चाहिए। चंद्रयान से लेकर किसी चीज पे बोलिए। आज तो बोले सीमा हैदर पे बोलिए, चाहे चंद्रयान पे बोलिए। तो आप लोगों ने बहुत बोल लिया है। बहुत बोल लिया ना, बहुत बोल अब लिया। बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप तो उस पे बोलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है जी। चंद्रयान हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्याज और आलू के भाव भी चंद्रयान जैसे ऊपर जाए, और आलू और प्याज के दाम भी चंद्रयान जैसे ऊपर। मैं महंगाई के बारे में बात करूंगा, जरूर बताऊंगा। 28% थाली महंगी हो गई। विपक्ष कह रहा है कि जो खाने की थाली है वो 28% महंगी हो गई। मैं जरूर आऊंगा बात करने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में लालू जी कहते हैं कि 24 में लाल किले पे झंडा NIDIA ही फहराएगा। हाँ जी, मैं शो की तरफ मुड़ता हूं। ये जनता है, हालांकि शो जनता का है, लेकिन हाँ, मोदी जी का ये बयान है। ऋषभ, एंड देन आम एंड देन कांग्रेस। सबसे पहले पूरी जनता को और देश को शुभकामनाएं। कल चंद्रयान 3 के लैंडिंग होने का है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आता हूं विपक्ष की बात पे, उनके स्टेटमेंट पे, और महंगाई पे भी बात करूंगा। जो विपक्ष है I.N वाले के लिए राजनीति P² पे चल रही है, पैसा प्लस परिवार, इसके बढ़कर उनकी राजनीति नहीं है। और महंगाई की मैं बात करता हूं, मिडिल क्लास से मैं भी आता हूं, या तमाम जनता एक सामान्य वर्ग की जनता है। टमाटर के दाम जब बढ़ते हैं ना, तो मैं बताता हूं, जब छोटे में बचपन में
हमारे पिताजी जब साइकिल हमें गिफ्ट दिए थे तो फरारी वाला सुकून मिला था। इतना संतुष्ट हम रहते हैं। किसी कारणवश अगर टमाटर के दाम किसी कारणवश बढ़े हैं तो हमें विश्वास है अपने नेतृत्वकर्ता पे कि वो दाम भी अब कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगर वो दाम किसी तरह बढ़े हैं तो रोड बन रहे हैं, दाम अगर किसी कारण बढ़े हैं तो महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो एक विषय यह भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितने एकजुट हो रहे हैं ना, ये सत्ता में आने के लिए पहले अपना खाता खोलना चाह रहे हैं। 10 साल के जो इनकी बेरोजगारी है, लेकिन मोदी जी आने के बाद पहले जनधन खाता खोले, मोदी जी आने के बाद अपना घर बनाने से पहले शौचालय बनाए। ये हमारी नीतियों में अंतर है। वेरी क्विक। देखिए, मुझे बड़ी उम्मीद थी, मुझे यह प्रतीत होता है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, 9 साल के फेलियर के खिलाफ, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इंडिया को ऐसी आतंकवादी संगठन से कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया को ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री से बात होनी चाहिए। आज सीएजी भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के घोटालों को उजागर कर रही है। आयुष्मान भारत का बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया। 10 लाख लोग 3 नंबर पर रजिस्टर इन्होंने कर दिए। वो सारे पैसे कहां गए? सोने की सड़क बना रहे हैं, सोने की सड़क है भारतमाला प्रोजेक्ट, और द्वारका एक्सप्रेसवे में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। आज देखिए, राम जन्मभूमि बन रही है, राम मंदिर में ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। ऐसे तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है मणिपुर पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री छुप जाते हैं, संसद तक में नहीं आते। इसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। सर, राम मंदिर पे झूठ बोला गया, राम मंदिर ट्रस्ट बना रहा है, सरकार नहीं बना रही है। इनकी बात को समझे, कितना झूठ बोलते हैं ये। दूसरी बात, आप कहते हैं इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं। अरे हाँ, इंडिया को बदनाम तब किया गया जब भारत की सेना और डीजीएमओ ने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अरविंद केजरीवाल सेना से सबूत मांग रहे थे, उस समय इंडिया को बदनाम कर रहे थे आप। आपका जब कोरोना की वैक्सीन ला रहे थे, ये कह रहे थे 40 साल में वैक्सीन लगेगा। आज देश के 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, ये दिया है मोदी ने। और मोदी ने क्या दिया सर? आपकी बात, बस्तर में वो इलाका में आज ट्रेन की मांग हो रही है जहां पर लोग अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में नहीं जाना चाहते थे। ये होप दिया है मोदी ने कि 70 वर्षों में जो राज्य पिछड़ा था, जो जगह पिछड़ा था, जहां लिबरेशन और एमसीसी और वामपंथी आतंकवादी थे, वहां पर ट्रेन आए, वहां पर वंदे भारत आए। ये होप दिया है हमें मोदी ने। मैं आया, बिल्कुल आया। कहां से आना हुआ आपका? अरे रुको भाई, वैसे ही तबीयत नहीं ठीक है और हल्ला मचाए हो। हाँ जी, कहां से आना हुआ जी? धनबाद। धनबाद जी, तो कुछ कहना है आपको? आज 24 के चुनाव के बारे में कि जो सब कुछ 24 के चुनाव के बारे में बोलना है? अच्छा भले बोलिए भाई। जो मोदी जी सोच रहे हैं कि जीतेंगे वही होगा। जो मोदी जी सोच रहे हैं जीतेंगे वही होगा 24 में। धनबाद से आई और आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? कहां से आना हुआ आपका? आपका तो मसाला के मुंह से आना हुआ जी। जस्ट कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम। देखिए, 2024 में क्यों इंडिया गठबंधन जीतेगा, उस पर एक जो तार्किक बात होनी चाहिए। और तार्किक बात यह है कि जिस तरह से निकम्मी सरकार, वादा खिलाफी सरकार, जिस तरह जुमले से पेट भरने वाली ये सरकार है, अपने जो वादे किए थे सारे वादे वो भूल गई है। लोग के पेट पर भी जीएसटी लगा करके अपना तिजोरी तो जरूर भर ली, पूंजीपतियों का पोषण जरूर कर ली, लेकिन गरीबों का लगातार शोषण होता रहा। पूरा देश देख रहा है। महंगाई से, बेतहाशा महंगाई से लोग परेशान हैं इस देश में। युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने विकास कर दिया। विकास क्या किया? पेट्रोल के दाम का विकास किया, गैस के सिलेंडर का विकास किया, खाने का तेल, पकाने का तेल और चलने का तेल, सबका विकास कर दिया। और साथ में विकास ये भी किया है, बीच में मैं बोलता नहीं हूं, विकास जो है इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पर एक बड़ी लंबी लंबी ज्ञान देते थे। आज की रिपोर्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीवीसी है, उसने रिपोर्ट की है सीएजी के बाद कि केंद्रीय स्तर पर जो केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, 1,15,000 लोगों पर शिकायतें दर्ज हुई और उसकी जो फाइनल निपटारा जो है 50% भी नहीं हुआ। जो 3 साल के अंदर जब इस तरह की शिकायत, 3 महीने के अंदर यदि शिकायत होती है तो उसका निपटारा करना अनिवार्य है। ये केंद्र सरकार, गृह मंत्री मंत्रालय उसमें सबसे अव्वल है। ये है भ्रष्टाचार। जी आया मैं। कहां से आना हुआ साहब? भाई जी नमस्ते, कहां से आना हुआ सर? लखनऊ। अरे वाह वाह, लखनऊ से। क्या नाम है साहब आपका? विमल जी। कैसे आ गए दिल्ली में घूमते हुए?
आप दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छा बात है, दिल्ली में रहिए और लखनऊ आना जाना रहता है, बहुत दूर तो है नहीं, बगल में ही है, बैठिए उसमें। हाँ भैया, कहाँ से आप? सर मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। एक्चुअली में बिहार से, मतलब बिहार से हो? हाँ, दरभंगा मतलब डिस्ट्रिक्ट से। अरे वाह, क्या जबरदस्त दरभंगा। और मुझे अभी जो ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, मेरे को इनको एक चीज, दो चीज इनसे मुझे पूछना है। ये जो कह रहे हैं द्वारका वाला, ये जो अभी ये द्वारका जो हाईवे बन रहा है उसके बारे में, या ये CAG जो क्या है, CAG वाला जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है क्या, उसने वो कराया क्या? उसमें लिखा हुआ रिपोर्ट में कि उसमें बीजेपी गवर्नमेंट बनवा रही है उसको, उसमें घोटाला हुआ है, ये क्या लिखा है उसमें? ठीक है, वो देंगे रिस्पॉन्ड कर। एक जी पहले, अब एक जल्दी जल्दी करूंगा मैं। जी चलिए, कहाँ से आना हुआ? मैं मोहम्मद गुलफाम करदमपुरी दिल्ली से हूँ। करदमपुरी दिल्ली से हैं? एकदम से एक्सप्रेस है मामला। तो कैसे आना हुआ इधर आज? बस ऐसे घूमने के लिए आए थे। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हाँ, शायर है। शायर है? अरे बाप रे, सारे शायर आजकल मेरे प्रोग्राम में इकट्ठा होने लगे। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ऑटो। ड्रेस नहीं पहने हो यार? आज छुट्टी है। तो क्या नाम हो गया? वीर सिंह सर। वीर सिंह। खड़े रहो, शायर का एक शेर सुनते हैं, देखते हैं कि कैसा पका हुआ शेर है। जी जनाब अली, इरशाद। अभी हमारे जनाब बोल रहे थे कि मोदी सरकार जब आई है तो सबसे पहले उन्होंने जनधन खाते की बात करी है। कि सबके जनधन खाते खुलवाएं। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन महोदय से कि जब सरकार ने ये कहा था कि हर व्यक्ति के जनधन खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो वो आए हैं क्या? चाचा आपके पास पहुंचे नहीं? किसी के पास नहीं पहुंचे जी। आपके खाते में आए हो तो बोले आपके खाते में आए हो तो बताइए। बोले 15 हाँ रुको भाई, मैं आ रहा हूँ जनाब। अरे आप खैरियत से तो हैं? बस ऊपर वाले अल्लाह के सब दुआ है ना, करम है। हाँ? किसके बारे में? सीमा हैदर। किसके बारे में? सीमा हैदर। किसके बारे में? सीमा हैदर। चले जाने कान घर बार घर के बारे में बोले। यहाँ आदमी प्याज में और टमाटर में परेशान है, सीमा हैदर पे बोलेंगे। हैं? घर की बहू बेटी हो गई है सीमा हैदर। हाँ, सीमा हैदर पे बोलेंगे। यहाँ आदमी बेचैन है, तड़पा जा रहा है। लाओ भाई गुलाब लाओ, दो। कहाँ से आना हुआ? मेरा विश्वविद्यालय से आना हुआ है। जी क्या नाम है साहब आपका? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर सिंह, कुछ कहना भी है? आप बताइए क्या कहें। सोचिए आप पहले तो मैं लो, अब भाभी जी को पहुंचाओ और लाओ, एक और लाओ, एक और लाओ, ले भैया जी को और दे देना उनके साथ में। लो, फिल्म बन रही, मैं ऑडिशन में आया था। अच्छा, फिल्म बन रही है किस बार? कराची टू नोएडा। फिल्म का नायक कौन है? मैं भी आया था ऑडिशन में, आऊंगा फिल्म में। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का कराची टू नोएडा। अच्छा, उसमें बन किस बन रही है? बन रही है सीमा हैदर पर। एक और लाओ, ये मुझे तो तब मिलेगा ना जब ये सब मसले सुलझ जाएंगे। ये लो फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए। आदमी प्याज से, टमाटर से, नौकरी से, बस्तर वाले ट्रेन से, समस्या डॉक्टर अस्पताल की, सीमा हैदर। मस्त रहो गुरुजी, आप बिल्कुल मस्त रहो। फिल्म में आ रहा हूं। तुम फिल्म में नहीं, तुमको हम चंद्रयान में अगली बार भेजेंगे, चौथे में। बिल्कुल पक्का, क्विक, वेरी क्विक। जी देखिए, इंडिया के अच्छे दिन आने वाले हैं और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एक आकलन दे दूं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आती हैं 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में आती हैं 42 सीटें, बिहार में आती हैं 40, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ और झारखंड में 14 और 11 सीटें। मौजूदा स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेगी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आपका एनालिसिस है? एनालिसिस बता दूं, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से इंडिया का अलायंस हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार एनडीए के अलायंस को लगभग 37 से 38% के आसपास वोट पड़ा था और 63% वोट बैंक जो था वो अपोजिशन के पास था। जब अपोजिशन का वोट बैंक यूनाइट हो रहा है 63% और 5 से 7% का भी अगर स्विंग आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 220-222 से ज्यादा भाई साहब ने सरकार बनवा दी, INDIA की। अब आप सुनो, मैंने कहा था ना
कि मैं छत्तीसगढ़ में था, बस्तर में था, गया था व्यक्तिगत मिलने मिलाने, तो वहां पे केजरीवाल जी भी थे, वहां वो घोषणा कराए। अब जब वहां घोषणा कराए तो कांग्रेस ने कहा कि उसकी तुलना जो है मौजूदा यहां पे आके करिए दिल्ली सरकार से। तो ये जो तुम 63 के ख्वाब जोड़ रहे हो, पहले ये मुझे बताओ कि ये 63 पूरा मिलेगा तो कैसे कांग्रेस तो वहां पे, और कैसे बंगाल में, और कैसे तमाम सारी गणना होंगी। मैं आ रहा हूं, शर्माते तुम्हारी गणना, मैं कोई नहीं बता। जी खड़े रहो प्रोड्यूसर, तुम आया जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, जहां पर हर चीज में गांठे ही गांठे दिखाई दे रही है। नाम में गांठे, काम में गांठे, सीट बंटवारे में गांठे, कहां गांठे नहीं है। और बात कर रहे हैं हमारे गठबंधन की। अरे रुकिए, देखिए शिष्टाचार रखिए, मैं बोला नहीं था बीच में। अभी मैं आगे आता हूं। अभी मित्र ने जो इल्जाम लगाया, मैं बड़ा हैरान हूं। आप बात कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है। 29 किलोमीटर जिसको आप नापने का प्रयास कर रहे हैं, 230 किलोमीटर है। अरे आप IIT पास जो है, IIT पास व्यक्ति की पार्टी के नेता है, जिसमें एलिवेटेड रोड्स हैं, टनल्स हैं, आपको इतनी समझ नहीं है। और जहां पर एस्टिमेटेड कॉस्ट 206 रुपए पर किलोमीटर थी, वो 181 है। यानी गवर्नमेंट ने, अगर क्लैरिफिकेशन है, अगर क्लैरिफिकेशन कोई दे रहा है तो सुन लेंगे, हम सुन लेंगे। नहीं उंगली क्या सुनने, तो आप अपनी जबान में रखिए, संतरे रखिए। जब आप हैं कौन, आप कौन है? जब पार्टी के प्रवक्ता है। जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देश का क्लैरिफिकेशन देता है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 206 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की, उसको 181 किया है, 12% का मुनाफा किया है, तो आप कौन है? कौन है आप? जवाब देता हूँ। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे कहना भी चाहता हूँ, आप टमाटर पे सवाल मत पूछ लीजिएगा। नहीं, केंद्रीय मंत्री आपको जेल का आप उदाहरण दे देंगी। इतना इनके अंदर अहंकार है, इतना घमंड है, कोई पत्रकार सीनियर पत्रकारी से महंगाई पे सवाल नहीं कर सकता, बेरोजगारी पे सवाल नहीं कर सकता, जो कि वादा करके आए थे कि 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वादा करके आए थे 35 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल देंगे, 250 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, डॉलर 1 रुपए का करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाएंगे। आज देखिए, इन्होंने देश पे कर्ज बढ़ा दिया। हमारे 70 साल के इतिहास में 65 साल में प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और मोदी जी ने 9 साल में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। ये सारा पैसा गया कहां? रेलवे बेच दिया। देखिए, इन्होंने कहा वादा करके आए थे, तो मैं कभी खुशी कभी गम, एक मूवी था करण जौहर का, जो फ्लैशबैक में कहानी दिखाता है। इनको जब फ्लैशबैक में मैं ले जाता हूँ, वादा ये था कि हम एक सामान्य नागरिक के तरह सरकार चल। अरे बदतमीजी सीख के आए हैं, पार्टी का ही संस्कार है ये। बदतमीजी केजरीवाल की देन है क्या? ये बदतमीजी जो सीखे हैं केजरीवाल ही सिखाते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, वेरी क्विक, आई विल गिव यू। सबसे पहले तो मैं चंद्रयान क्या स्वास्थ्य मंत्री को जमानत मिल गई क्या? उप मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई क्या? शीश महल बन गया क्या? सौदे में घोटाला किया, ऑन कैमरा पकड़ा गया, वो जवाब देंगे क्या हमको? डिबेट नहीं हो पा रही। हाँ, ये अच्छा, ये जय बजरंगबली। स्वाति जी, वेरी क्विक जी। गिले शिकवे दूर करते हैं, थोड़ा माहौल शांत करते हैं। चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं पूरे देश को। अरे खड़े रहिए, गुलाब वाले भैया। हाँ जी। चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं सारे देश को, और 4 पंक्तियां मैं पहले कहूंगी, फिर हम आएंगे पॉलिटिक्स पे। समस्या अभी कविता नहीं हुई, पहले ही वाह है, ये आलम है जी। हाँ। समस्याएं हैं दुनिया भर में, समाधान है भारत का। भले निशाने पर लेकिन ऊंचा निशान है भारत का। आसमान से भी ऊपर अब अपनी ताकत पहुंच गई। आसमान से भी ऊपर अब अपनी ताकत पहुंच गई। पहुंच गया है अंतरिक्ष में, चंद्रयान है भारत का। बहुत अच्छा। कहाँ से आए बेटा? गोरखपुर से। क्या नाम तुम्हारा? अभयराज द्विवेदी। अभयराज द्विवेदी। अभयराज द्विवेदी। 3 बार पूछते हैं, नाराज ना करो। अभयराज द्विवेदी। क्या काम करते हो? नमस्ते साहब। पढ़ाई करता हूँ। कौन सी? मैं BA कर रहा हूँ अभी। BA कहाँ से? सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर से। तो यहाँ कैसे आना हुआ? सर मैं घूमने आया हूँ। घूमने? ज्यादा घुमाई उमाई ना करना, पढ़ाई मन लगाओ। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ उनको 24 में मोदी और 29 में योगी आएंगे। 24 में मोदी और 29 में योगी। 29 में योगी, 24 में मोदी। जी बहन, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली की हूँ।
मुझे एक बात करनी है। मेरे को मेरी बेटी रेल में हुई थी। ट्रेन में हुई थी? हाँ, ये हाँ, तो ये 21 तारीख को जून में हुई थी ट्रेन के अंदर। कहाँ से कहाँ का सफर कर रही थी आप? मैं दिल्ली से आजमगढ़ का सफर कर रही थी। और वहाँ पे ये पैदा हुई ट्रेन में? ये ट्रेन में हुई थी, इटावा साइड हुई थी ये मेरी बेटी। अच्छा। तो मुझे दिल्ली जो रेल मंत्री है उससे निवेदन है कि मुझे मेरी बेटी के लिए जन्म पत्री और जो दिल्ली सरकार की तरफ से सारी सुविधा मिलती है वो मेरी बेटी को दिए जाए। बहुत अच्छा सवाल भाई, वाह। बोले अंदर आओ बहन, तुम्हारा तो पहले हम स्वागत करेंगे। लाओ अपना तीनों गुलाब लाओ, वापस लाओ, तीनों गुलाब वापस दो, लाओ इधर आओ। कोई भी चीज वापस ले सकता हूं यहाँ पे, और कोई चीज ले सकता हूं, दे सकता हूं। एक तुम्हारे लिए, एक बिटिया के लिए, और एक कोई फिल्म बनाएगा प्रोड्यूसर, उसके लिए। ये लो तुम्हारे तीनों। और इनका कहना है कि क्योंकि बच्ची ट्रेन में पैदा हुई और इटावा के पास पैदा हुई, तो इनको सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार की विकास आम आदमी विकास। इनका कहना है कि क्योंकि बेटी ट्रेन में पैदा हुई तो दिल्ली सरकार जो भी सुविधाएं कन्या को देती है फर्स्ट चाइल्ड का, वो इनको मिले। और रेल मंत्री से इनकी गुजारिश है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाए। और मैं खुद पर्सनली रेल मंत्री से दरखास्त करता हूं कि जरूर जो भी कायदे कानून है उसके अनुसार इनको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी एडमिशन को लेकर, मुझे मालूम है। मुझे आंगनबाड़ी में दिक्कत हो रही है, इसके इंजेक्शन मैंने प्राइवेट भी लगवाए हैं। क्योंकि ये ट्रेन में पैदा हुई, तो उनका नाम क्या रखा आपने? अभी 2 महीने की हुई, अभी नाम नहीं रखा। तो नाम तो अभी सोच के ही बताएंगे हम लोग। गाओ भाई, तो कौन है बधाई वाला गा रहे थे, गाओ। मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, हाईवे और व्यवस्था के बारे में उन्हें जानकारी दी। इधर लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक आदमी ने जूता फेंक दिया, जिस पर मौर्य के समर्थक ऐसे आग बबूला हुए कि उन्होंने उस शख्स को पीट कर ही हिसाब बराबर कर लिया। जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया। बताया गया कि उन पर जूता फेंकने वाला उसी बयान से आहत था, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में पहुंचते ही उन पर काला जूता फेंक कर मारा गया। इसके बाद तो मौर्य के समर्थक जूता फेंकने वाले की जान के दुश्मन बन बैठे। भीड़ ने मौर्य को निशाना बनाने वाले आकाश सैनी नाम के उस शख्स को गिरा कर मारा। वो वकील के वेश में कार्यक्रम में पहुंचा था, इसलिए वहां मौजूद लोगों ने उसका काला कोट फाड़ डाला। पुलिस के कब्जे में होने के बावजूद मौर्य के समर्थकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा, मगर लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, पर पुलिस वाले उनकी स्पीड मैच नहीं कर पाए और जूता फेंकने वाला आदमी फिर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने किसी तरह उसे छुड़ाया और अपने साथ ले गई, वो भी ऑटो में। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले शख्स के लिए समर्थन जुटने लगा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को सही ठहराया और अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया। हिंदू महासभा ने भी इस घटना का स्वागत किया और आरोपी को हर मदद का भरोसा दिया। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। ऐसा कृत्य इनके साथ होना चाहिए और होते रहना भी चाहिए। अगर जो हिंदू धर्म के खिलाफ अफवाह टिप्पणियां करेगा, अब उसका यही एक इलाज है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये एनकाउंटर 14 घंटे तक चला, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली और सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाते दिखे ताकि वहां छिपे आतंकियों को दबोच लिया जाए। आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच ये मुठभेड़ पुलवामा के परिगाम इलाके में हुई। एक रोज पहले कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आ गए और पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। इस बीच आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किए। लेकिन इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर वो आतंकी बचकर भाग निकले। लेकिन वहाँ आतंकियों की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से पहाड़ खिसकने की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई, जिसमें सड़क पर मलबा गिरता नजर आया और वहां हड़कंप मच गया और नेशनल हाईवे 5 बंद करना पड़ा।
और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरता दिखा और ऐसा लगा ऊंचाई से मलबे की नदी गिरने लगी, जिसके बाद हर तरफ धूल का गुबार उठने लगा और वो पूरा इलाका धूल से ढक गया और हर तरफ उड़ती धूल की वजह से लोगों को सामने खड़ी चीजें देखने में भी मुश्किल होने लगी। पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर चट्टानें आ गिरी, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह ठप हो गया। रास्ता बंद होने से वहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई लोग सड़क पर ही फंस गए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। वहां बाढ़ के पानी में करीब 85 गांव डूब गए, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। नदी में पानी के बढ़ने से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो गांव के बीच से ही नदी बहने लगी हो। चारों तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। सड़क, मकान, स्कूल और यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ बहुत दिनों से बाढ़ भरी है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांध से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़कों से गुजरते दिखाई दिए। जम्मू के पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की युवा राजपूत सभा और स्थानीय पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा सरोर को हटाने की मांग को लेकर किया गया था प्रदर्शन, साथ ही तोड़फोड़ भी की गई थी। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने टोल के विरोध में जमकर बवाल किया और उन्होंने जम्मू पठानकोट हाईवे को बदहाल बताते हुए टोल वसूलने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में उन्होंने टोल प्लाजा को बंद कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। वहां से आई तस्वीरों में टोल प्लाजा का शीशा टूटा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लाठियां लेकर भी यहाँ पर अपने हथियारों के साथ यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि इन्होंने टोल प्लाजा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिस हाईवे के लिए टोल लगाया गया वो काफी बदहाल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक टोल प्लाजा बंद नहीं किया जाता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने उस कार को बुरी तरह तोड़ डाला, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें अंधेरे में कुछ लोग उस कार पर हमला करते दिखे और गुस्से में उस कार पर पत्थरों की बारिश करते नजर आए। इस बीच एक आदमी ने कार के शीशे पर ईंट मारकर उसे तोड़ दिया। कुछ ही देर में वहां मौजूद भीड़ ने कार को कबाड़ बना दिया। पुलिस के मुताबिक आजमगढ़ में देर रात हुए इस हंगामे और उपद्रव की वजह उस कार के आगे फंसी मोटरसाइकिल थी। आरोप है कि आजमगढ़ के जीयनपुर कस्बे में कार सवार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार शख्स दूर जा गिरा। एक्सीडेंट के दौरान जो मोटरसाइकिल थी वो कार में फंस गई। टक्कर के बाद कार सवार मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आजमगढ़ शहर तक ले गए। हादसे के बाद कई लोग कार का पीछा करते हुए उस कार सवार के घर तक पहुंच गए और बवाल करते हुए कार पर हमला करके उसे तोड़ डाला। आरोप है कि कार सवार के घर पर भी हमला किया गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इस समय पूरी दुनिया की नजर टिकी है और इसरो के इस मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी अब सामने आई है। इस तरह से अब दुनिया की 3 बड़ी स्पेस एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को सफल बनाने में जुट गई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान 3 की लॉन्च के साथ ही बाकी दोनों एजेंसियों ने पूरे अभियान को मॉनिटर करना भी शुरू कर दिया था। कैलिफोर्निया के DSN कॉम्प्लेक्स से नासा मदद कर रहा है। जब चांद इसरो से नहीं दिखेगा तो नासा मदद करेगा। नासा चंद्रयान 3 से डेटा इकट्ठा करके इसरो को देगा। यान के डॉपलर इफेक्ट के लिए भी नासा मॉनिटर कर रहा है। रियल टाइम में स्पेसक्राफ्ट की जानकारी मिलती रहेगी। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA मैसेंजर का काम करेगी। ESA के 2 ग्राउंड स्टेशन से मदद मिल रही है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, एक संपूर्ण संचार चैनल की तरह काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में मिशन संचालन टीम को डेटा दे रहे हैं। दरअसल लैंडिंग के पहले यान को 90 डिग्री पर मोड़कर लंबवत करना होगा और अगर इस चुनौती को पूरा कर लिया गया तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद और बढ़ जाएगी। अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। न सिर्फ लैंडर विक्रम ने ऑर्बिटर का स्वागत किया, बल्कि ऑर्बिटर ने भी लैंडर से जुड़ने के संकेत दिए। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर पिछले करीब 4 साल से चांद की कक्षा में घूम रहा है और अब जब चंद्रयान 3 उसके करीब पहुंचा तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का स्वागत किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन हुआ, जिसका मतलब यह कि अब वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए।
ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाती है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के नाकाम होने के बाद इसमें बचे ईंधन से वो 2026 तक काम कर सकता है। इसरो ने लैंडर विक्रम की तरफ से भेजी गई चंद्रमा की ताजा तस्वीर। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। 4 दिन की विदेश यात्रा के पहले चरण में जोहानिसबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ पारंपरिक स्वागत। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। ऐतिहासिक पल के करीब पहुंचा भारत का मिशन चंद्रयान 3। कल शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग सफल। लैंडिंग के लिए देश भर में दुआ। देश में प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए निर्यात पर लगा 40% शुल्क। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का किसानों को भरोसा, बोले सरकार खरीदेगी प्याज, चिंता ना करे किसान। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ली। इससे पहले 17 अगस्त को भी लैंडर ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिनमें चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो ने ट्वीट कर चांद के उस हिस्से की तस्वीरें जारी की जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। जो तस्वीरें जारी की गईं उनमें चांद की सतह पर भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह उबड़ खाबड़ दिखी, जबकि एक तस्वीर में वहां लंबा मैदान दिखाई दिया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा से ली गई। ये कैमरा खासतौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के वक्त चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाएगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बाद बांग्लादेश की सोनिया अख्तर नाम की एक महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। उन्होंने दावा किया कि उनकी नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत नाम के आदमी से 3 साल पहले शादी हुई थी और अब वो सौरभ कांत के साथ रहने के लिए बांग्लादेश से भारत आ गईं। ग्रेटर नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने यह दावा किया कि उन्होंने 3 साल पहले सौरभ कांत से बांग्लादेश में शादी की थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो उनके पति ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने यहाँ पर किसी दूसरी महिला से शादी भी कर ली, जिसके साथ वो अब रह रहा है। इसलिए सोनिया अख्तर अपने 1 साल के बच्चे को लेकर नोएडा पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। इधर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने दावा किया कि सीमा भारत में रहने के लिए हर टेस्ट देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर किसी खास मकसद से भारत आई, लेकिन उनके वकील AP सिंह ने दावा किया कि सीमा हैदर सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए भारत पहुंची और इसीलिए वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते मुश्किल सफर तय कर भारत आई और अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहने लगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में रहने के लिए सीमा हैदर हर तरह की जाँच से गुजरने के लिए तैयार है। आप सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट कराई, कौन मना कर रहा है। इसके साथ ही AP सिंह ने सीमा के भारत आने की वजह जानने के लिए CBI और ATS समेत सभी दूसरी एजेंसियों से जांच कराने की भी चुनौती दी। उनके मुताबिक सीमा सचिन मीणा से सच्चा प्यार करती हैं और इसी वजह से वो दुनिया भर की परेशानी झेलकर भी सचिन के साथ रहने के लिए भारत आ गई। इससे पहले UP ATS इस मामले में सीमा हैदर से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को सीमा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इन सब के बीच आगरा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक लोगों के बीच पहुंच गए और उनका हालचाल लिया। बताया गया कि दिल्ली जाते समय उनकी ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी थी, जिसके बाद वो अपने कोच से बाहर आए, प्लेटफॉर्म पर लोगों से बातचीत की। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें वो आगरा कैंट प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों से बात करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां बैठे कई परिवारों से हालचाल लिया और रेलवे की व्यवस्था के बारे में भी पूछा। अचानक रेल मंत्री को अपने बीच देखकर यात्री भी खुश दिखाई दिए, उनके सवालों का जवाब देते दिखे। वीडियो में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां बैठे एक परिवार की बच्ची से भी बात करते दिखाई दिए और उसे दुलराते दिखे। रेल मंत्री को प्लेटफॉर्म पर देखकर रेलवे के अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए और व्यवस्था के बारे में उन्हें जानकारी दी। इधर लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक आदमी ने जूता फेंक दिया, जिस पर मौर्य के समर्थक ऐसे आग बबूला हुए कि उन्होंने उस शख्स को पीट पीट कर ही हिसाब बराबर कर लिया। जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया। बताया गया कि उन पर जूता फेंकने वाला उसी बयान से आहत था, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में पहुंचते ही उन पर काला जूता फेंक कर मारा गया। इसके बाद तो मौर्य के समर्थक जूता फेंकने वाले की जान के दुश्मन बन बैठे। भीड़ ने मौर्य को निशाना बनाने वाले आकाश सैनी नाम के उस शख्स को गिरा कर मारा। वो वकील के वेश में कार्यक्रम में पहुंचा था, इसलिए वहां मौजूद लोगों ने उसका काला कोट फाड़ डाला। पुलिस के कब्जे में होने के बावजूद मौर्य के समर्थकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा,
लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा, मगर लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, पर पुलिस वाले उनकी स्पीड मैच नहीं कर पाए और जूता फेंकने वाला आदमी फिर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने किसी तरह उसे छुड़ाया और अपने साथ ले गई, वो भी ऑटो में। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले शख्स के लिए समर्थन जुटने लगा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को सही ठहराया और अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया। हिंदू महासभा ने भी इस घटना का स्वागत किया और आरोपी को हर मदद का भरोसा दिया। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। ऐसा कृत्य इनके साथ होना चाहिए और होते रहना भी चाहिए। अगर जो हिंदू धर्म के खिलाफ अफवाहें टिप्पणियां करेगा, अब उसका यही एक इलाज है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह एनकाउंटर 14 घंटे तक चला, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली और सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाते दिखे ताकि वहां छिपे आतंकियों को दबोच लिया जाए। आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच ये मुठभेड़ पुलवामा के परिगाम इलाके में हुई। एक रोज पहले कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आ गए और पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। इस बीच आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किए। लेकिन इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर वो आतंकी बचकर भाग निकले। लेकिन वहाँ आतंकियों की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से पहाड़ खिसकने की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई, जिसमें सड़क पर मलबा गिरता नजर आया और वहां हड़कंप मच गया और नेशनल हाईवे 5 बंद करना पड़ा। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरता दिखा और ऐसा लगा ऊंचाई से मलबे की नदी गिरने लगी, जिसके बाद हर तरफ धूल का गुबार उठने लगा और वो पूरा इलाका धूल से ढक गया और हर तरफ उड़ती धूल की वजह से लोगों को सामने खड़ी चीजें देखने में भी मुश्किल होने लगी। पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर चट्टानें आ गिरी, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह ठप हो गया। रास्ता बंद होने से वहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई लोग सड़क पर ही फंस गए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। वहां बाढ़ के पानी में करीब 85 गांव डूब गए, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। नदी में पानी के बढ़ने से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो गांव के बीच से ही नदी बहने लगी हो। चारों तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। सड़क, मकान, स्कूल और यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ बहुत दिनों से बाढ़ भरी है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांध से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़कों से गुजरते दिखाई दिए। जम्मू के पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की युवा राजपूत सभा और स्थानीय पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा सरोर को हटाने की मांग को लेकर किया गया था प्रदर्शन, साथ ही तोड़फोड़ भी की गई थी। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने टोल के विरोध में जमकर बवाल किया और उन्होंने जम्मू पठानकोट हाईवे को बदहाल बताते हुए टोल वसूलने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में उन्होंने टोल सब लोग साथ में गाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को और इनको शीतल करें और इनको शीतल करें। आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, भले लागे भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
कभी कभी मेरी दवा खाने के बाद भी उतनी एनर्जी होती जितनी आपकी सामान्य नहीं होती। बड़ा मुश्किल होता है, फिर मुझे दिक्कत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करूंगा भैया जी कहीं में। ऑफ कोर्स आपको बोलना है, मैं आपको चांस दे दूंगा, क्लैरिफिकेशन आपको देना है, मुझे मालूम है, जरूर दीजिए। बातचीत के सिलसिले को मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा। मेरे पास जब मैंने कहा कि ये बच्ची ट्रेन में पैदा हुई और इनकी मां की समस्या ये थी कि इसको बर्थ सर्टिफिकेट कैसे मिले, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, और इनकी दूसरी मांग थी कि दिल्ली सरकार की जो भी स्कीम है फर्स्ट चाइल्ड की कन्या को लेकर, उसकी ये इंटाइटलमेंट है, और ट्रेन में इटावा के पास इसका जन्म हुआ। तो किसी ने इसका नाम सुझाया मुझे, आनंदमणि डोबरियाल साहब ने, कि इसका नाम सुमंगला होना चाहिए, और किसी ने नाम दिया इसको कि क्योंकि ये ट्रेन में पैदा हुई है तो अश्विनी जी को, जो रेल मंत्री हैं, उनको व्यक्तिगत तौर से इसमें आना चाहिए और जो भी समस्या है वो दूर करें, और जो भी इसको सर्टिफिकेट मिलना है उसको जरूर सर्टिफिकेट मिले। ये समस्या नहीं है, एक टेक्निकल चीज है जिसको सॉर्ट आउट करा जाएगा, जरूर किया जाएगा, और बात जरूर होगी इसका कि कैसे इनको बर्थ सर्टिफिकेट मिले। आज का जो मुद्दा था उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती बहुत देर से। जी, आम आदमी पार्टी के हमारे काबिल भाई ने बहुत सवाल उठाए, मैं थोड़ा सा चाहता हूं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के हमारे भाई ने काफी सवाल उठाए, मैं थोड़ा सा चाहता हूं जवाब भाई को आप एक कदम आगे लाइएगा। ये राजनीति विशेषज्ञ हैं, इसलिए इनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आपके अंदाज में उसका जवाब भी मिलेगा। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो किसी कार का दाम पूछते हैं, तो सपोज 4 लाख बोला, फिर आप पूछते हैं ऑन रोड कितना पड़ेगा, पूछते ही नहीं, पूछते हैं, जरा इनसे पूछे, आज तो पूछे क्या जरूरत, अभी जानते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, 40-50 हजार ज्यादा बढ़ा के दाम बोलता है। उसी प्रकार हमारे जो विपक्ष के आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अधूरी जानकारी, अधूरा सच ये जनता के आगे रखते हैं। द्वारका एक्सप्रेस के कॉस्ट पे सवाल उठा रहे हैं कि 18 करोड़ से 200 करोड़ कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उस 200 करोड़ में रोड के अलावा फ्लाईओवर, अंडरपास बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, अप्रोच लाइन बन रहा है, ग्रीनरी बन रहा है, साथ में अलग सुविधाएं दिए जा रहे हैं। जब ये सारी सुविधाएं दिए जाएंगे तो आपके तरह क्या शीश महल के लूट कर लेंगे? हम जनता के टैक्स से बनाएंगे, और जनता के लिए कटिबद्ध है ये सरकार, और अंत्योदय मूल मंत्र से काम करने वाली है सरकार। ये सवाल मैंने नहीं उठाया, ये सवाल सीएजी ने उठाया, जो आज भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जो सभी सरकारों का लेखा जोखा रखती है। भरोसा नहीं है लोगों को। जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता, जिसने सीरीज वाइज कांग्रेस के नेताओं पर, भाजपा के नेताओं पर, तमाम प्रतिपक्ष नेताओं पर आरोप, बाद में क्या हुआ? कोर्ट के अंदर लिखित में माफीनामा, उसके क्रेडेंशियल है क्या? उसका प्रवक्ता की क्या? जी। सर, एक इनका भी गठबंधन बना है, महाजुमला गठबंधन। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि हर बेटी, हर देश का बेरोजगार बेटा अब सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है, बहुत हुआ देश पर अत्याचार, अब माफ करो मोदी सरकार। ठीक। एजेंसियों पर सर अभी कह रहे थे सीबीआई ने पकड़ लिया, सीबीसी ने पकड़ लिया, अरे कल तक करे, साढ़े 9 साल करे थे, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, स्वतंत्र नहीं है, अब कर रहे वही एजेंसियां मोदी जी के भ्रष्टाचार को पकड़ रही है। देखिए, ये फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, चूंकि जानकारी कम होती है तो आदमी इसी तरह परेशान होकर कुछ भी तर्क को भी तर्क में ले जाता है। केंद्रीय सीबीसी जो है वो उस पर शिकायत की गई ऑन रिकॉर्ड, 1,15,000 कौन केंद्रीय मंत्रालय में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सरकार के अंडर देश में, यहाँ राजधानी में बैठे हुए लोग हैं, और गृह मंत्रालय उसमें अव्वल नंबर पर है, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 3 महीने के अंदर अनिवार्यता होती है, नियम है। अगली बात जो हमारे साथी ने कही, अरे भाई सीएजी के रिपोर्ट को नहीं मानोगे, सीबीसी के रिपोर्ट को नहीं मानोगे, और उल्टे जो है चोर कोतवाल को डांटे, बार बार यही कहानी बनाओगे। देश में भ्रष्टाचार का आलम है, अडानी पर आज तक एक प्रश्न नहीं, एक ईडी सीबीआई का चपरासी नहीं गया। देखिए, मेरे 2 सवाल थे कि आज महंगाई पर जब अरविंद केजरीवाल जी लोगों को राहत देते हैं, बिजली मुफ्त करते हैं, शिक्षा मुफ्त करते हैं, ये लोग कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन ये देखिए, अमित शाह जी की रिपोर्ट है संसद के अंदर, इन्होंने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिए। ये रेवड़ा नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बन रही है, वो एक IIM बन रहा है। ये संसद के अंदर का बयान है। एक बात दूसरा मैं पूरा कर देता हूं। संसद के अंदर इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के अंदर देश में ना कोई IIT बना है, ना कोई IIM बना है। ये संसद के अंदर का बयान है, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। दूसरा,
प्रतीक जी, मैं फिर बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं कि किसी भी उद्योगपति का अगर 1 रुपया भी माफ किया हो, पहले मतलब कम से कम इतनी समझ तो रखो, किसी भी अगर पुराने कर्ज को बेवकूफ करना और माफ करना, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। और ये IIT पास जो है नेता की पार्टी के प्रवक्ता है, अब क्या बोलूं मैं? आई हैव नो वर्ड्स नाउ, आई हैव नो वर्ड्स। संसद के अंदर की रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार भी पसंद है और भ्रष्टाचारी भी पसंद है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कुशल वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋषभ तिवारी साहब, थोड़ा सा दूर हटिएगा। महाराष्ट्र में मैं चक्की पीसता हूँ, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उसमें से जो भ्रष्टाचार का आटा निकला, उस भ्रष्टाचार के आटे से निकली हुई राजनीतिक रोटियां महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के साथ रह करके इन्होंने लिया नहीं लिया, उनका डिप्टी सीएम बनाया। और उसके बाद सतपाल मलिक साहब ने कई आरोप लगाए जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर। उन्होंने कहा किस तरीके से हमको जो है ऑफर करा गया, गोवा के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं। जी मैं आया। सतपाल मलिक जी तो बात से पलट गए। बाद में उन्होंने कहा था अमित शाह ने मोदी को पागल का बाने का ये झूठ है। तो जो व्यक्ति बार बार उसकी क्या विश्वसनीयता रह गई। दूसरी बात, आप सर कहते हो ना कि CAB 18 लोन का जवाब ठीक है। महंगाई की बात सर, आज दिल्ली में 16 रुपए कमर्शियल यूनिट है। बिजली का सबसे महंगी बिजली दिल्ली में 16 रुपए दिया जा रहा है। जो उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं उसका इंपैक्ट कहाँ आएगा सर? प्रोडक्ट पे आएगा, प्रोडक्ट पे। और 109 रुपए मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, 109 रुपए पेट्रोल देने वाले कांग्रेस को आप लाना चाहते हैं या 96 रुपए देने वाले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को लाना? यही भक्तों की जो है न पट्टी बन जाती है। कब 109 रुपए हुआ? 108 बैरल डॉलर जब था ना, तब हम 56 रुपए दे रहे थे। आज जो है कितना है? 80, लगभग 40% डाउन हुआ। और बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही है, मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं। आम जनता आपके पॉकेट से, हमारे पॉकेट से, इस देश की जनता के पॉकेट से लूटने का काम है। प्रतीक जी, सबसे बड़ा दुख है कि मेरी जो कमाई होती थी वो भैया 10 साल से क्यों बंद रखे हो? ये तकलीफ उसी की है, जनता के लिए तकलीफ नहीं है। ये लूटने के लिए आना चाहते हैं, मोदी जी लौटाने के लिए आना चाहते हैं। आया कहाँ से आना हुआ? पटना। जल्दी बोलो। पटना से। ये बोल रहे बार बार मोदी ने महंगाई बढ़ाया। पहले ये पूछो, इनकी जब सैलरी थी सरकारी नौकरी वाले के 1000 रुपए, आज एक क्लर्क लाख रुपया का सैलरी उठाता, कहाँ महंगाई बढ़ी? जी हाँ बोलो भाई, कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश बताई हूँ। अच्छा, तो अंदर कैसे आगे? चलो अच्छा बोलो। जी, मैं अग्निपथ भर्ती के उसके मैं युवा हूँ, मैं भी भर्ती देखता हूँ। पर इन्हें नरेंद्र मोदी ने एक काम किया, ठीक है, गलत, ठीक है, जो प्रधानमंत्री है मेरे, ठीक है, उन्हें एक काम किया, क्योंकि मैं अग्निपथ से बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। पहले बार सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एजेड हो गया, मैं एजेड हो गया। हाँ जी, अभी मेरी 21 साल हुई थी, अभी 21 साल हुई है अभी वो तो पिछली वाली भर्ती में क्यों नहीं शामिल हुए? नहीं हुई, उसमें मैं हाइट में निकाल दी मुझे। ये तो हाइट भी मोदी जी लेके आएंगे। क्या लेगा? हाइट भी मोदी जी लेके आएंगे। यही विडम्बना है, युवा को समझना पड़ेगा। बेटा कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? एक मिनट रुकिए सर, कहाँ से आना? उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। कैसे आना हुआ यहाँ? मेरा एडमिशन हुआ मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस में? पहले तो ताली बजाओ सारे लोग। मिरांडा हाउस में। कहाँ की रहने वाली हैं आप? I'm born and brought up in पंजाब। हाँ। और मम्मी पापा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं साहब? महाराजगंज। महाराजगंज से। क्या काम करते हैं? मैं तो भाई जी गोदाम कीपर हूँ। गोदाम कीपर है। पहले तो तुम्हें बहुत दिल से बहुत शुभकामनाएं। अंदर आओ। सब बकवास बहस करते हैं, अब असली बहस होती है। अंदर आओ तुम। मिरांडा हाउस में सिलेक्शन हुआ है और नाम बताया? प्रीति। प्रीति बनना क्या है, करना क्या है? I have to decide that. I have to decide। हाँ, अभी डिसाइड करना है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। बहुत शुभकामनाएं बेटा। उधर जो खड़े थे भाई, कोई नाराजगी नहीं तुमसे? सिलेक्शन नहीं हुआ? अब की बात तो हाइट कहां से बढ़ा लोगे? हाइट कहां से बढ़ा लोगे? लेकिन तुमको मन भर
तुमको शुभकामनाएं देते हैं। और जब तुम्हारी यात्रा जहां पर रुकेगी, मुझे मालूम है कहां रुकेगी, यूपीएससी से पहले रुकेगी नहीं तुम्हारी यात्रा। मैं आशीर्वाद देने के लिए मैं कौन होता हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जिसकी आंखें चमकती हो ना, और चमक इतनी ज्यादा हो कि किसी भी आईने को धुंधला कर दे, वो तुम्हारे अंदर है। आप गोदाम कीपर हैं, यकीन मानिए ये लड़की निश्चित तौर से यूपीएससी से नीचे नहीं रुकेगी। आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं बेटा। और शो में आज आए, हमारे शो की तुमने महिमा बढ़ा दी थोड़ी सी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। और मुझे भी सौभाग्य दो और वहां बगल में बैठने का मौका तुम जा बैठो, पापा को भी बैठा लो, दोनों को बैठा लो जी। क्या ये क्या है सर? ये गरीब परिवार से मैंने जो कर लिया उसके बाद में आज मैं रोड में भटक रहा हूं। रोड में भटक रहे हो? अभी थोड़ी देर में बताएंगे कैसे आगे आना है। जी जी जनाब। हाँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, मोदी जी की। गजब है यार तुम्हारा तो हिसाब किताब। बोलने से पहले ही महफिल जो है तुम लूट लेते हो हैं। तीसरी बार मोदी सरकार। सबसे पहले जो पंजाब में कल जो घटना हुई है, जो किसानों पर लाठी चार्ज करी है और एक हमारे किसान की, मेरे गांव की, मेरे भाई की एक हत्या हुई है, मैं उसको निंदा करता हूं उसकी। और अभी बात की लालू की, आपने जो चारा खा गए, क्या वो झंडा फहराएंगे? झंडा वो फहराएगा जिसने माँ को सिलेंडर दिया है, झंडा वो फहराएगा जिसने माँ को छत दी है, झंडा वो फहराएगा किसान को सम्मान निधि दी है, झंडा वो फहराएगा जिसने नवजात बच्चों के लिए योजना लाई है, झंडा वो फहराएगा जो जन जननी के लिए योजना लेकर आता है, झंडा वो फहराएगा जो इस देश का मान सम्मान बढ़ाता है, झंडा वो फहराएगा जो धारा 370 हटाता है, झंडा वो फहराता है जो राम मंदिर बनाता है। भारत माता की जय, बंदे भारत माता की जय, बंदे। गजब यार, गजब भाई। अब तुम्हारे तो अंदर तो मरोड़ हो गई होगी। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम ऋतिक यादव है। ऋतिक यादव, क्या करते हो बेटा? सर मैं